चलिए नेक्स्ट अपन यूनिट नया चालू करते हैं, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा हो गया था, क्वेश्चंस भी हमने लास्ट क्लास में कर लिए थे। नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हैंड डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो एज द नेम सजेस्ट, दो पार्ट में अपने को चैप्टर को पढ़ना है। पहले पार्ट में सारे एलिमेंट जितने भी हैं सो फार उनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि हाउ दे आर क्लासिफाइड, है ना। और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद रिपीट होती है ना। तो वो क्यों होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, वो सारी पढ़ेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? हाँ, क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफाई करना, डिवाइड करना। मतलब आपके पास जितनी भी चीजें हैं उनको आप अलग अलग टाइप में डिवाइड कर रहे हो, है ना। ग्रुपिंग कर रहे हो, काइंड ऑफ क्या कर रहे हो, ग्रुपिंग करना, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, है ना। जैसे हम स्कूल में लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहां पे बुक्स क्लासिफाइड होती हैं कि ये क्लास 9 की बुक है, ये क्लास 10 की बुक है, ये क्लास 11 और ये क्लास 12। सोचो ऐसी पढ़ी होंगी तो कैसे ढूंढोगे अपनी बुक, नहीं ढूंढ पाएंगे ना। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द बुक विच वी वांट। और अब आपको पता है कि हमें जाना है 11 के सेक्शन में, वहां भी फिजिक्स के 2 रैक अलग हैं, केमिस्ट्री के 2 रैक अलग हैं, मैथ्स बायो के 2 रैक अलग हैं, वहां और क्लासिफाई कर दिए सब्जेक्ट के वाइज। पहले उन्होंने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, देन ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, ताकि आपको बुक जो आप ढूंढने जा रहे हो वो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। दैट इज द रीजन व्हाई वी क्लासिफाई थिंग्स। तो यहाँ पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का कारण भी यही था कि हमको एलिमेंट की केमिस्ट्री पढ़नी है, एलिमेंट की स्टडी करनी है कि कैसा है वो एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं, फिजिकली वो कैसा बिहेव करता है, केमिकली वो कैसे रिएक्ट करता है। तो 118 एलिमेंट जो आज तक डिस्कवर्ड हुए हैं, एक एक की प्रॉपर्टी याद रखना मुश्किल है ना। तो द आइडिया वाज टू डिवाइड देम इनटू वेरियस ग्रुप्स, देन हम वो ग्रुप की प्रॉपर्टी याद रखेंगे विथ सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस याद रख लेंगे कि ये पूरा ग्रुप एक जैसा बिहेव करता है एक्सेप्ट ये वाला एलिमेंट जो उनसे थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। जैसे अपन पहले क्लासिफाई ऐसे करते थे, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। जितने भी एलिमेंट्स है दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप। एक बड़ा ग्रुप मेटल, एक छोटा ग्रुप नॉन मेटल और उससे और छोटा ग्रुप मेटलॉइड का। फिर हम बोलते थे कि चलो मेटल सारे सॉलिड्स होते हैं, फिर एक एक्सेप्शन चिपका देते थे, क्या, एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड। तो ये भी एक क्लासिफाई करने का तरीका है ना। बट इससे और ज्यादा अच्छा क्लासिफिकेशन जिसमें अपन केमिकल प्रॉपर्टीज भी समझ सकते हैं, उसको अपन कहते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक टेबल। तो दैट वाज आल्सो नॉट बिल्ट इन वन डे। जैसे हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके पीछे कहानी थी, अलग अलग लोग आए, अपने हिसाब से स्ट्रक्चर दिया, उस स्ट्रक्चर में कुछ ड्रॉबैक निकले, तो फिर कोई अलग आए, उन्होंने दूसरा स्ट्रक्चर दिया, है ना, उनका भी स्ट्रक्चर काम नहीं आया, तो फिर तीसरा आया, चौथा आया, ऐसे करके हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। इन द सेम वे हम पीरियोडिक टेबल भी ऐसे ही पढ़ेंगे कि एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए पहले कुछ और रूल्स यूज किए गए, जिनमें कुछ ड्रॉबैक थे, उनको ठीक किया, तो आज की पीरियोडिक टेबल बनी। ठीक है, तो पहले अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं कि पीरियोडिक टेबल कैसे स्टार्ट हुई, आज हम कौन सी टेबल पढ़ रहे हैं, ये सब हमारा फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का। तो आज की टेबल पे हमें ज्यादा फोकस करना है, पर पिछली वाली भी याद रखना है। देखिए उनसे ही तो ये आई ना, उनसे ही तो इंस्पायर होके ये बने, लेकिन उनको पता चला कि अच्छा इसमें ये गलती थी। क्या गलती थी? तो उन्होंने उसके ऊपर ही काम करना चालू किया। थोड़ा सा काम आसान हुआ ना उनका, कि जो गलती ये कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, तो उससे ड्रॉबैक थोड़े कम होने लगे। तब जाकर के नई टेबल आई जिसको अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, या कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो स्टार्ट अपन हिस्ट्री से करेंगे। पहले क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन लिखते हैं। लिखना नीचे, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, या पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है, लिखो नीचे। हाँ लिखेंगे नीचे, पीरियोडिक टेबल में बी डिफाइंड एज द टेबल, periodic table may be defined as the table which classifies periodic table
may be defined as the table which classifies all the known elements, all the known elements all the known elements in accordance with their properties, in accordance with their properties, in accordance with their properties, in such a way that, in such a way that, in such a way that elements with similar properties, in such a way that elements with similar properties are grouped together, are grouped together in the same vertical column, grouped together in the same vertical column, and dissimilar elements, and dissimilar elements and dissimilar elements are separated from one another, are separated from one another, are separated from one another. तो इसको क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं या इसी को पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन बोल सकते हो आप, कि जितने भी एक जैसे एलिमेंट हैं विच आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज आर ग्रुप्ड टुगेदर, एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स को हमने अलग ग्रुप में रखा हुआ है. ठीक है, ठीक है. तो ये क्लासिफिकेशन का या पीरियोडिक टेबल का डेफिनेशन. और नेक्स्ट हैंड डालेगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल से पहले की हिस्ट्री, कि पहले कौन कौन से लोग आकर के किस टाइप से क्लासिफिकेशन किए थे. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल. ठीक है, तो यहां पे भी अपन को 3-4 लोगों के नाम पढ़े. जैसे अपन पिछले चैप्टर में तो बहुत सारे लोगों के नाम पढ़े थे ना. हमने स्टार्ट किया था जे थॉमसन से, फिर गोल्डस्टीन आए, जेम्स चैडविक आए, फिर रदरफोर्ड थे, फिर बोर थे, फिर बीच बीच में प्लैंक्स भी आए क्वांटम थ्योरी लेकर के, फिर डी ब्रॉगली आए मैटर वेव लेकर के, है ना. और फिर हम आए थे एरविन स्क्रॉडिंजर विद द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों के नाम हमने पिछले चैप्टर में पढ़े थे. ऐसी कुछ के नाम हम यहाँ भी पढ़ेंगे. इसमें सबसे पहले हमारे डॉबरनियर होते हैं, डॉबरनियर हैं जिन्होंने सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था. एक्चुअली आज का जो टेबल है, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि आज का टेबल कैसे क्लासिफाइड है. टुडेस टेबल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर. अब देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन प्लेस्ड है, उसके बाद हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फिर लिथियम एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 एंड सो ऑन. मतलब टुडेस पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि जो भी एलिमेंट होता है उसके नीचे उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाता है और ऊपर उसका एटॉमिक मास. जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरीन है तो ये उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा और ये उसका एटॉमिक मास. एटॉमिक मास को हम मास नंबर ही बोलते हैं. एटॉमिक मास ऑल्सो नोन एज मास नंबर. एटॉमिक नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि उस एटम के अंदर, उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. और मास नंबर हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम बताता है. वो यहां तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना. तो ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एटॉमिक नंबर से. प्रीवियस जितनी भी क्लासिफिकेशन हो रही थी ना, वो किसके बेसिस में हो रही थी? एटॉमिक मास. ये गलती कर रहे थे सब. जो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पहले जितनी भी टेबल्स आई, दे ऑल वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट्स, नॉट बाय एटॉमिक नंबर. अब बेसिक इनकी गलती क्या थी? इन्होंने मास को मेजर क्राइटेरिया माना प्रॉपर्टीज के लिए, जबकि मास किसके अंदर होता है? ये दोनों किसके अंदर है? यहां पर किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर है. न्यूक्लियस तो अंदर है एटम के, बाहर कौन है? शेल्स. शेल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स. तो बेसिक प्रॉपर्टी किसकी होनी चाहिए थी? इलेक्ट्रॉन की होनी चाहिए थी. ये इलेक्ट्रॉन्स ही है जिनका लूज होता है, जो जिनका लॉस होता है, जिनका गेन होता है. इलेक्ट्रॉन्स ही है जो
बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जब कोवेलेंट बॉन्ड बनती है तो किसकी शेयरिंग होती है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो आपने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज किसके बेसिस पे डिफाइन कर दी? आपने मास बोला, मतलब आपने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लिया, इसमें तो इलेक्ट्रॉन का कहीं नामो निशान ही नहीं है, तो यू डिवाइडेड द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। आप ये बोल रहे हो कि एटॉमिक वेट उनकी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है? नो, एटॉमिक नंबर है जो उनकी प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, इलेक्ट्रॉन्स है जो उनकी प्रॉपर्टी डिसाइड कर रहे हैं। अगर उससे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो अपन उसको मेटल बोलते हैं, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करने में ज्यादा केपेबल है तो उसको नॉन मेटल बोला जाता है। मतलब कौन डिसाइड कर रहा है प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रॉन। तो ये इनकी बेसिक मिस्टेक थी, जितने भी लोग पहले आकर के टेबल दिए या क्लासिफाई किए। बट इनकी भी गलती नहीं है, इनके पहले जो एक और थे ना, जॉन डाल्टन, उनकी गलती थी। उन्होंने क्या बोला, उनकी थ्योरी में एक पॉइंट था, वो पॉइंट था कि एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। ये पॉइंट सही था। देखो, उन्होंने बोला था कि हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम के जैसा ही होगा। ये तो जाहिर सी बात है, अरे है ना, 10th की साइंस की इनकी बुक और इनकी बुक सेम होगी ना। तो वैसे ही उन्होंने बोला कि हाइड्रोजन का एक एटम हाइड्रोजन के दूसरे एटम से सिमिलर है। और दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला, सिमिलर इन व्हाट? सिमिलर इन वेट, सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। बट हाइड्रोजन क्लोरीन से हर रेस्पेक्ट में अलग है, साइज में अलग है, वेट में अलग है। तो ये वेट वाला पॉइंट ना सबने पकड़ लिया कि डाल्टन ने बोला था कि दो एलिमेंट वेट में अलग अलग होते हैं, तो उन्होंने वेट को ही क्राइटेरिया बना लिया क्लासिफाई करने का। तो जॉन डाल्टन की थ्योरी से इंस्पायर हुए थे शुरू के लोग, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल या एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश करी थी। जैसे डॉबरनियर जो थे, इन्होंने डॉबरनियर ट्रायड्स नाम से क्लासिफिकेशन किया था। ट्रायड का मतलब होता है तीन तीन का ग्रुप। जैसे पेयर होते हैं दो दो का ग्रुप, वैसे ट्रायड्स होते हैं तीन तीन का ग्रुप। क्वाड होता है चार चार लोगों का ग्रुप। तो इन्होंने ट्रायड्स बनाए, एलिमेंट्स के ट्रायड्स बनाए। ट्रायड्स मतलब तीन तीन एलिमेंट का ग्रुपिंग बनाया, और उस ग्रुप में उन्होंने उन तीन एलिमेंट को रखा, है ना, जो ऑब्वियसली प्रॉपर्टी में सेम होंगे। पर उनका एक क्राइटेरिया था, उन्होंने रखते समय ऐसा भी एक ऑब्जर्वेशन देखा कि जो मिडिल एलिमेंट उन्होंने रखा था, उसका एटॉमिक मास पहले और आखिरी एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज था। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 7, इसका 39। एवरेज निकाले, कितना हो जाएगा? एवरेज ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 46 डिवाइडेड बाय 2 इज 23, जो कि इसका मास होता है। ऐसे वो ट्रायड बना रहे थे। एग्जैक्टली भी आ सकता है एवरेज, या अप्रोक्सीमेटली आ सकता है एवरेज, पर ऐसे ट्रायड्स वो ज्यादा बना नहीं पाए, दो तीन ही ट्रायड बन पाए। जबकि एलिमेंट्स तो उस समय बहुत सारे थे, जब वो क्लासिफाई कर रहे थे तब लगभग 30-40 एलिमेंट तो रहे होंगे, है ना। पर वो सिर्फ 30-40 के कितने कितने ग्रुप बन पाते? तीन तीन के कम से कम 13-14 ग्रुप बनने चाहिए थे। अगर 30-40 भी है, 40 भी है समझ लो, मान लो, तो तीन तीन का एटलीस्ट कितने ग्रुप बनने चाहिए थे? 12-13 ग्रुप बनने चाहिए थे, बट वो दो तीन ही ग्रुप बना पाए। तो ऐसा तो क्लासिफिकेशन नहीं चलेगा। अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो तो वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, सब में एप्लीकेबल होना चाहिए। एक दो एक्सेप्शन समझ में आते हैं, बट वो तो और ज्यादा ट्रायड्स बना ही नहीं पा रहे थे, तो इसलिए उनका थ्योरी फेल हो गया था। समझ रहे हैं क्या? इनके पास एक और आए थे, उनका नाम था न्यूलैंड। ये डॉबरनियर थे, एक और आए थे, उनका नाम था न्यूलैंड। उन्होंने भी सेम एटॉमिक मास को एक क्राइटेरिया बनाया और सजा दिया सारे एलिमेंट को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने सजा दिया एलिमेंट्स को। तो उन्होंने सजाया तो लिथियम पहला आया, लिथियम के बाद उन्होंने लगाया बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। उनके समय नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, वो लेटर ऑन डिस्कवर हुई थी। तो फ्लोरीन के बाद अगला उन्होंने लिख दिया सोडियम, फिर अगला आया आपका मैग्नीशियम। एटॉमिक मास के हिसाब से सही लिख रहे हैं ना अपन, इसका मास 7 होता है, इसका 9 होता है, इसका 11, इसका 12, इसका 14, इसका 16, इसका 19। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एटॉमिक मास के। सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम, देन सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन तो था नहीं, तो पोटेशियम, कैल्शियम। यहीं तक वो सजा पाए। और उन्होंने ये बोला कि एवरी 8th एलिमेंट इज सेम एज द फर्स्ट। अगर लिथियम पहला है तो इसका 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8,
इसके जैसा होगा। सोडियम अगर पहला है तो इसका 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके जैसा होगा। बेरिलियम पकड़ लो, 8वां कौन हुआ? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पकड़ लो, 8वां कौन हुआ? कैल्शियम, उसके जैसा होगा। तभी उनके रूल का नाम था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। क्या था? न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्ट मतलब 8। तो वो थोड़ा म्यूजिक से इंस्पायर थे। किससे इंस्पायर थे? म्यूजिक से। तो जैसे म्यूजिक में रिपीटेशन होता है ना, सा रे गा मा पा द नी सा, 8वां वापस सा आ गया। शुरुआत किए थे सा से, तो सा रे गा मा पा द नी सा, फिर सा आ गया। तो पहले के बाद 8वां फिर से सा आ गया। तो इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने, मतलब उनके थ्योरी में ये आएगा लाइन कि जैसे कि म्यूजिक के 8 नोट में ऐसा होता है कि वो फर्स्ट नोट के बराबर होता है। इन द सेम वे पहला एलिमेंट के जैसा 8वां है, पहला एलिमेंट के जैसा 8वां है, पहला एलिमेंट के जैसा 8वां है, पहला एलिमेंट के जैसा 8वां है। बट हाँ, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे आज की टेबल में भी लिथियम सोडियम मैग्नीशियम सोडियम पोटेशियम एक ही टेबल, एक ही ग्रुप में है। दे ऑल आर सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, दे ऑल आर मेटल्स, है ना। और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। दे आर सॉफ्ट मेटल्स। किस टाइप के मेटल है? मेटल तो है बट हार्ड नहीं है, दे आर सॉफ्ट मेटल्स। आप आगे जाओगे तो यू विल गेट हार्डर मेटल्स। तो ऐसे उन्होंने क्लासिफाई किया था। तो आज की टेबल में भी ये 3 तो सही है। अच्छा, एक रीजन और एक चीज और थी, ये लोग बोल तो रहे थे कि तीनों एक जैसे हैं, बट क्यों है नहीं बोल रहे थे, रीजन नहीं बता पा रहे थे। मैं जो बोला वो रीजन नहीं है, वो तो उनको एक साथ रखने का कारण था कि बिकॉज वो केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी शो कर रहे हैं तो वो एक ग्रुप में है। पर क्यों वो तीनों ही केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी शो कर रहे हैं? क्यों पोटेशियम और कैल्शियम एक जैसा केमिकल प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे हैं? क्यों इसको यहां नहीं रखा गया? क्योंकि वो इसके जैसा नहीं बिहेव कर रहा होगा, वो मैग्नीशियम के जैसा बिहेव कर रहा होगा प्रॉपर्टीज में, तो इनको एक साथ रखा गया। तो उसका रीजन नहीं बता पा रहे थे। मतलब आप ये समझो कि प्रॉपर्टी रिपीट हो रही है, इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ देर बाद रिपीट हुई इसमें, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ देर बाद रिपीट हुई इसमें, बट रिपीट क्यों हो रही है वो रीजन नहीं बता पाए थे। तो दे वर अनेबल टू एक्सप्लेन दी कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी तो है, किसमें है पीरियोडिसिटी? प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है, उसी को तो मतलब पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब समझते हैं ना, जो रिपीट होता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब प्रॉपर्टीज रिपीट हुई है। इस एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो प्रॉपर्टी फिर से रिपीट हुई दूसरे एलिमेंट में, इसकी जो प्रॉपर्टी थी वो फिर से रिपीट हुई तीसरे एलिमेंट में। तो इसी को बोलते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बट क्यों, उसका रीजन भी ये लोग नहीं दे पाए थे। समझ रहे हैं क्या? और ऑक्टेव का ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये 8 एलिमेंट सेम होगा, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही कर पाए, उसके बाद वो भी फेल हो गया। समझ रहे हैं क्या? तो इन ये पहला डॉबरनियर थे और दूसरे न्यूलैंड थे। इनके बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर थर्ड आते हैं। थर्ड के बाद फिर हमारा फाइनल आएगा फोर्थ, जो आज हम पढ़ते हैं टेबल। ठीक है, चलो हेड डाला फर्स्ट। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट लिखना डॉबरनियर्स ट्रायड्स। DOBE DOEBER, सॉरी, DOEBER EINER डॉबरनियर्स ट्रायड्स। ये सबसे फर्स्ट अटेम्प्ट था एलिमेंट को क्लासिफाई करने का। ठीक है, इसमें लिखेंगे he arranged similar elements he arranged similar elements he arranged similar elements in groups of 3, in groups of 3, and showed that their atomic weights were and showed that their atomic weights were either nearly the same, their atomic weights were either nearly the same, या तो सेम होंगे एटॉमिक वेट्स, और
the atomic weight of the middle element, the atomic weight of the middle element, atomic weight of the middle element was approximately the एवरेज या एरिथमेटिक मीन भी बोलते हो ना अपना मैथ्स में, एरिथमेटिक मीन या एवरेज, अप्रोक्सीमेटली द एवरेज ऑफ द अदर टू, अप्रोक्सीमेटली द एवरेज ऑफ द अदर टू। टी डबल ओ वाला क्यों लिखोगे? दोनों का अप्रोक्सीमेटली है ना, जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल बताया कि इसका ही तो बोल रहा है, इसका एटॉमिक वेट इन दोनों के एटॉमिक वेट का एवरेज होगा, तो टी डब्ल्यू ओ वाला 2 है, ठीक है। अदर टू, मिडिल एलिमेंट जो उन्होंने प्लेस किया है उसका मास अदर टू एलिमेंट के मास का एवरेज है। एग्जांपल लिखो, एक तो ये एग्जांपल लिख लो। फर्स्ट एग्जांपल लिखना, पहला ट्रायड इनका लिथियम सोडियम पोटेशियम LiNaNK, और इस तरीके से दिखा दो, 739 का एवरेज निकाल के 23 दिखा दो, ठीक है। एक और लिखना, इसलिए ये आपका ट्रायड नंबर 1 हुआ। एक और लिखो, ट्रायड नंबर 2, एक एग्जांपल और लिखना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये भी आज की टेबल में एक साथ ही है। हैलोजेंस, इनको क्या बोलते हैं अपन? हैलोजेंस। इनके मास लिखना नीचे, इसका मास होता है 35.5, ब्रोमीन के नीचे लिखना इसका मास, या आप निकालना उसका मास, ठीक है। इसका मास होता है 127 आयोडीन का। एवरेज करो तो कितना आएगा, देखो एवरेज 127 एंड 35.5 का एवरेज निकालिए, कितना आएगा? बस एवरेज बताना, यहां लिख मत देना ब्रोमीन के नीचे ना। 81.25, ब्रोमीन का मास आता है 80 अप्रोक्सीमेटली, दोनों चीजें लिखे ना, अप्रोक्सीमेटली हो सकता है उसका मास उसके एवरेज के बराबर हो, दोनों के। 81.25 एवरेज आ रहा है, और मास एक्चुअली ब्रोमीन का कितना होता है? 80। एक और लिखना, आयरन Fe CO एंड Ni, फेको नहीं, क्या है इसको याद करने का तरीका? फेको नहीं, कोई ज्यादा फेंकता ना बड़ी बड़ी, तो उसको बोल दो फेको नहीं। आयरन कोबाल्ट निकल, ये भले आज की टेबल में एक कॉलम में नहीं है, बट एक पीरियड में है, एक रो में है ना। आज की टेबल में जो लंबे लंबे अपने को रोज दिख रहे हैं, ये वाले, इनको ग्रुप बोला जाता है। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं दे आर नोन एज ग्रुप्स, और जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको कहा जाता है पीरियड्स। ये तीनों एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं, आयरन कोबाल्ट निकल। इनके मासेस लिखो नीचे, आयरन के नीचे लिखना 55.85, 55.85, जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली 56 ले लेते हैं, पर 55.85 ही लिखना। कोबाल्ट का लिखना 58.93, 58.93, और निकल का लिखो 58.71, 55.85, 58.93 एंड 58.71, तो तीनों आसपास थे मास के। तो अपन दो चीजें लिखे ना, कि आइदर द एटॉमिक वेट्स वर नियरली द सेम, और द atomic weight of middle one is the average of the other two, approximately the average of other two, ठीक है। ओके, तो ये आप कहते थे तीन ट्रायड लिख लिया ना आपने, एक में आपने देखा एग्जैक्ट 23 आ रहा था, एक में थोड़ा अप्रोक्सीमेटली आया, और एक में लगभग तीनों के मास एक जैसे थे, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया गया, ठीक है। और ये तीनों ऐसे भी एक जैसे होते हैं ना, ये तीनों ही मैग्नेटिक मटेरियल है, ये तीनों ही आपके मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट सेकंड, अच्छा इसका इनका ड्रॉबैक लिख लेते हैं, एक लाइन में ड्रॉबैक लिखते हैं, तब तो दूसरे वाले में गए ना अपन। नीचे लिखेंगे ड्रॉबैक इनका, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज, द मेजर ड्रॉबैक, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन वाज, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस क्लासिफिकेशन was that it could be applied only to a, it could be applied only to a limited number of elements,
it could be applied only to a limited number of elements, है ना, not all the elements. कुछ एलिमेंट्स में ही वो ये वाला रूल लॉ ऑफ ट्रायड्स अप्लाई कर पाए, लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट. तो ये सोच के रद्द कर दिया गया कि ये एक कोइंसिडेंस होगा, है ना. सोडियम का मास पोटेशियम और लिथियम का एवरेज आना एक कोइंसिडेंस होगा, एक इत्तेफाक होगा. अगर ये इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं होता तो ये चीजें सब में लागू होती. ठीक है, चलिए सेकंड लिखते हैं अपन. सेकंड में आ जाओ. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. न्यूलैंड फिर एपिस्ट्रोफी एस. न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. ये सेकंड अटेम्प्ट था, है ना. एक्चुअली बीच में और छोटे मोटे अटेम्प्ट थे, बट जो अपन जो पढ़ रहे हैं वो मेजर वाले हैं कि जिन्होंने थोड़ा सा ज्यादा अच्छा काम किया होगा. ठीक है, तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसमें हाइफन डाल के लिखो, क्या हो गया, क्यों ऐसे लिखो. व्हेन द लाइटर एलिमेंट्स आर, when the lighter elements were when the lighter elements were arranged in order of their when the lighter elements were arranged in the order of their increasing atomic weights या mass. When the lighter elements were arranged in order of their increasing atomic mass, comma, the properties of every eighth element, the properties of every eighth element were similar to those of the first one, were similar to those of the first one, were similar to those of the first one, like the eighth note of a musical scale, were similar to those of the first one, like the eighth note of a musical scale, like the eighth note of a musical scale. ठीक है, आप इसको लिख लो, बट इसके ऊपर नंबर भी लिखना आप ना. आप शुरुआत ऐसे करोगे लिथियम से लेकर के क्लोरीन तक लिखना, बट उनके ऊपर नंबर भी लिखते रहना, 1 से लेके 7. फिर ये 8 के नीचे आपका सोडियम आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 7 प्लस 8, ये सॉरी 8 प्लस 8 6 17, इसके नीचे आपका आ जाएगा क्या, क्लोरीन. ऐसे नंबर करके लिख लो, यहां तक लिखना पूरा. ये आपका हो जाएगा कैल्शियम और ये हो जाएगा पोटेशियम. 17 तो अपन बोल ही नहीं रहा उसको, उस समय तक तो एटॉमिक नंबर था ही नहीं. तो ये 7 प्लस ये हो जाएगा आपका 14. ठीक है, और ये 15 और ये 16. ये एटॉमिक नंबर नहीं है ना, उस समय जितने एलिमेंट डिस्कवर थे उसके हिसाब से उनका सीरियल ऑर्डर में इंक्रीजिंग वेट के हिसाब से अरेंज थे. ये पूरा लाइन से लिखना 8 9 10 11 12 13 14, और ये सारे एलिमेंट्स हमारे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. लिख लो. आपको दिखेगा 1 के नीचे 8 एक जैसा है, 8 के नीचे 15 एक जैसा है. इनका भी ड्रॉबैक लिखते हैं कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही ये सब कर पाए, तभी तो लिखा आपने लाइटर एलिमेंट्स. व्हाट अबाउट हेवियर एलिमेंट्स? हेवियर एलिमेंट्स में ये वाला चीज लागू नहीं हो रहा था कि एवरी एट वाज सिमिलर टू फर्स्ट. ठीक है, एक्चुअली इसके होने का एक कारण ये भी था कि पहले 2 पीरियड हमारे जो होते हैं, पहले 3 पीरियड तक 2 8 और 8 एलिमेंट ही होते हैं. उसके बाद 18 एलिमेंट चालू हो जाते हैं हमारे पीरियड्स में. जो आज की टेबल है उसके 4th पीरियड में, फर्स्ट में तो चलो 2 ही हैं, फर्स्ट में तो 2 ही हैं, सेकेंड में 8 होते हैं. सेकेंड में कितने होते हैं? 8, 2 इधर और 6 इधर. थर्ड में भी 2 इधर और 6 इधर होते हैं. सुन रहे हैं क्या बोल रहा हूं? 4th पीरियड में 18 एलिमेंट चालू हो जाते हैं पूरे लाइन से, 2 इधर, 10 इधर और 6 इधर. तो अब जो रिपीटेशन है वो 18 के बाद हो रही है. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब हाइड्रोजन और हीलियम को अगर छोड़ देते हैं तो लिथियम के बाद 8वां सोडियम था, करेक्ट.
सोडियम के बाद 8वां पोटेशियम था, मतलब पोटेशियम के बाद 8वां तो यहां कहीं आ गया, इससे तो फेल हो गया ना इनका लॉ। देखिए अब इसके बाद 18 के बाद रिपीट होगा रुबीडियम। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? फिर 18 के बाद अगला रिपीट होगा सीशियम, फ्रांशियम, ऐसा चलेगा। तो इसलिए वो 8 वाला रूल फेल हो गया था, क्योंकि उसके बाद तो 18 के बाद प्रॉपर्टी रिपीट हो रही थी, नॉट 8 के बाद। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ कैल्शियम तक ही कर पाए थे। ठीक है, तो ड्रॉबैक लिखो नीचे। द मेजर ड्रॉबैक, द मेजर ड्रॉबैक, द मेजर ड्रॉबैक of this classification was, the major drawback of this classification was that it was applicable to only lighter elements. It was applicable to only lighter elements. It was applicable to only lighter elements. Applicable to only lighter elements up to 40 AMU. कैल्शियम का 40 AMU था, अभी भी है, मतलब अप टू 40 AMU। ठीक है, अब सोचो ना, जब बाद में नोबल गैस भी डिस्कवर हो गई होंगी तो यहां पे नोबल गैस भी आ गई होगी, तो अब तो ये 8वां नहीं रहा ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? अब तो ये 9वां हो गया जो लिथियम के जैसा है, यहां पे भी आर्गन आ गया तो ये 9वां हो गया। तो अब उनका न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव खत्म हो गया ना, अब वो नॉनेन हो गया। नहीं, अब 9 के बाद, मतलब 8 के बाद, पहले 8वां था अब 9वां हो रहा है, तो वो जो ऑक्टेव था वो नॉनेन हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ लॉ नहीं है पर, है ना, मैं ऐसी मजाक कर रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, थर्ड लिखना। थर्ड, मेंडलीव्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स, MENDELEV मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इनकी भी टेबल थी गलत, बट बाकियों से थोड़ी अच्छी थी, इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा था टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इन्होंने ही वो ग्रुप और पीरियड का नाम इन्होंने दिया कि वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स, जो आज हम अपने टेबल में भी वही बोलते हैं। समझ रहे हैं? और थोड़ा सा इन्हीं के टेबल को एक्सपैंड कर देंगे तो नई टेबल आ जाएगी, है ना। फर्क बस इतना है कि उन्होंने एक ही कॉलम में अलग अलग सब ग्रुप बनाए थे, और आज की टेबल में अलग अलग कर दिए तो 18 ग्रुप हो गए। आज की टेबल में कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं? 18। इनकी टेबल में 6-7 ही थे, पर हर का एक एक सब ग्रुप भी था। सब ग्रुप मतलब उन्होंने एक कॉलम को अंदर से और 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया था, तो आज में हमने उसको अलग अलग ही कर दिया पूरा। तो ऐसे हमारी आज की टेबल में 18 है, इनके में वो कम थे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, बट इन्होंने कुछ अच्छा काम किया था, कुछ कुछ बीच बीच में इनके अच्छे कंट्रीब्यूशन थे टेबल बनाते वक्त। एक तो प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में बनाया, अभी तक जो थे दोनों ट्रायड और वो ऑक्टेव, इनका कोई टेबुलर फॉर्म नहीं था, इनका प्रॉपर एक टेबुलर फॉर्म था, है ना। प्लस इन्होंने ये भी सोचा कि आगे और एलिमेंट डिस्कवर होंगे, तो उन्होंने अपने टेबल में उनके लिए जगह भी छोड़ी। जैसे आपने देखा ना, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कैसे नॉन बन गया, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि कभी कोई ऐसी टाइप की गैस भी आ सकती है, ऐसी टाइप का एलिमेंट भी आ सकता है जो सबसे अलग होंगे। इनर्ट गैसेस क्या है? सबसे अलग है, तभी तो उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया ना, ग्रुप नंबर 18। वो सबसे अलग किस रेस्पेक्ट में है? पहला कि वो कभी रिएक्ट नहीं करते, बाकी सब लोग रिएक्ट करते हैं, सबकी वैलेंसी है 1 2 3 4, उनकी वैलेंसी 0 है। तो इन्होंने ऐसा सोचा कभी कि कभी एक ऐसा टाइप का एलिमेंट डिस्कवर होगा जो सबसे अलग होगा, तो उन्होंने अपने टेबल में एक कॉलम खाली छोड़ दिया था कि आगे जाकर के नोबल गैसेस डिस्कवर होंगी तो वो इस कॉलम में आ जाएंगी। प्लस ये भी, पर गलती तो एक ही थी कि एटॉमिक वेट इनका भी मेजर प्रॉपर्टी था। वो तो सबसे पहला मिस्टेक है जो आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि सबका एक ड्रॉबैक तो अपन हर बार लिखेंगे कि एटॉमिक वेट फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो सिर्फ वजन है, उसका कोई रोल नहीं है एटम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में या डिसाइड करने में।
इट इज द इलेक्ट्रॉन विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टी। ये उनका ड्रॉबैक था, ये सबका ड्रॉबैक है, पर तब भी इन्होंने कुछ अच्छे अच्छे काम किए थे, तो वो अपन बात करेंगे उनकी। इन्होंने गैप छोड़े थे अपनी टेबल पर, ये सोच के कि कभी कोई नया एलिमेंट आएगा जो ऊपर वाले के जैसा होगा, तो नीचे उसकी जगह छोड़ दी। मतलब उन्होंने टेबल में प्लेस करना चालू किए होंगे एलिमेंट, तो समझ लो यहाँ पे कोई एक्स नाम का एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी उनको पता है कैसी है। अब वो रखते रखते जब इसके नीचे पहुंचे और जो एलिमेंट उनके हाथ में आया जिसका वेट इसके बाद वाला था, तो उसको यहां रखना चाहिए था उनको, वाई को। बट उन्होंने देखा कि अरे ये वाई तो एक्स जैसा नहीं है, तो फिर मैं इसको यहां क्यों रखूं। तो उन्होंने एक्स के नीचे एक जगह छोड़ दी और वाई को आगे रख दिया। एक्स के नीचे जगह छोड़ दी ये सोच के कि कभी ना कभी फ्यूचर में एक्स जैसा एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसको यहां रख देंगे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे एक एग्जांपल है, उनके टेबल में सिलिकॉन तो था, है ना, तो उन्होंने सिलिकॉन के नीचे एक जगह छोड़ दी। लेटर ऑन जब जर्मेनियम आया, तो जर्मेनियम को हमने सिलिकॉन के नीचे रखा, पर उन्होंने उस स्पेस का एक नाम दे दिया था कि एका सिलिकॉन। एका सिलिकॉन का मतलब ये था, संस्कृत वर्ड है ये, एका, एका बोलते हैं ना, कि सिलिकॉन के जैसा। तो सिलिकॉन के जैसा कोई आएगा तो यहां रख दिया जाएगा। एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के नीचे भी उन्होंने जगह छोड़ दी थी। लेटर ऑन गैलियम डिस्कवर हुआ जो एल्यूमिनियम के नीचे रखा गया। तो ये एक आध उनके अच्छे कंट्रीब्यूशन थे। प्लस उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का करेक्शन भी किया था, जो इसके पहले जो डॉबरनियर और वो उन्होंने गलत कैलकुलेशन की होगी वेट की, वो इन्होंने ठीक भी करी। वो कैसे ठीक किए होंगे, जब वो एटॉमिक वेट के हिसाब से रख रहे थे ना, तो उनको ऐसा लगा कि कोई एक एलिमेंट पर्टिकुलरली किसी के नीचे आ रहा होगा, पर उसकी प्रॉपर्टी उसके जैसे नहीं थी, पर वो वेट के हिसाब से उसके नीचे ही आ रहा था, तो उन्होंने उसका वेट फिर से कैलकुलेट किया, तो वो करेक्ट वेट आया फिर उसका। तो वो सब उनके क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। हालांकि टेबल गलत है, बट कॉन्ट्रीब्यूशन उनके कुछ रिमार्केबल थे। ठीक है, चलो लिखते हैं मेंडलीव टेबल में। क्या लिखे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लिखोगे इसमें हाइफन डाल के। मेंडलीव अरेंज्ड, मेंडलीव अरेंज्ड, मेंडलीव अरेंज्ड the then known elements, the then THEN, उनके समय जितने भी known elements थे, तो मेंडलीव arranged the then known elements, THEN, the then known elements in order of their atomic weights, in order of their atomic weights, in order of their atomic weights, grouping comma, grouping together elements, grouping together elements, grouping together elements with similar properties, with similar properties, with similar properties, and leaving out, LEAVING, and leaving out blank spaces, या गैप भी लिख सकते हो, leaving out blank spaces wherever necessary, wherever necessary, wherever necessary, full stop. Next line में, he gave the law, he gave the law, he gave the law known as periodic law, he gave the law known as periodic law, which states that, अभी तक किसी ने ऐसा लॉ नहीं स्टेट किया था, है ना, which states that, भले गलत था पर बोले थे, which states that, हाइफन डाल के लिखना, the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements are a periodic function of their, are a periodic function of their, are a periodic function of their atomic weights, are the periodic function of their atomic weights. आज का जो टेबल है ना, जो हेनरी मोजले ने दिया है ना, उन्होंने इन्हीं का लॉ चुराया, वेट की जगह नंबर लगा दिया, वेट की जगह, पूरा स्टेटमेंट सेम है, सुन रहे हो क्या, यहां तक का स्टेटमेंट पूरा चोरी किया हुआ था,
सिर्फ वेट को हटाया और क्या लगा दिया, नंबर, तो नया स्टेटमेंट हो गया। समझ रहे हो क्या, अब नया हो गया ना भाई, वो आपने एक भी वर्ड कुछ चेंज किया जो जिसका मीनिंग चेंज हो जा रहा है, पूरा लॉ का मीनिंग चेंज हो गया ना, नंबर लगाकर वेट हटा करके, तो वो नया लॉ हो गया। पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मोस्ले को, वेट हटा के नंबर लगा दिए, ठीक है। तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, आपको स्टेटमेंट समझ में आया, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज किसका फंक्शन होती है, उसके एटॉमिक वेट का, मतलब उनका जो रिपीटेशन है वो किसका फंक्शन होती है, एटॉमिक वेट का। ये उनका गलत लॉ था, ठीक है। वेट्स, दैट इज व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, अब इसका मीनिंग समझो, दैट इज व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, दैट इज, जैसे अपन हिंदी में बोलते हैं ना अर्थात, दोहा बोल दिए संस्कृत वाला, उसका मीनिंग समझा रहे हैं। तो संस्कृत वाला समझ में नहीं आता है, पर उसका अर्थात वाला हिंदी वाला समझ में आएगा। तो ये अब जो लाइन लिखे हो इसका मीनिंग है ऊपर वाली दो लाइन का, दैट इज व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन, दैट इज व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, दैट इज व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स, increasing atomic weights, comma, elements with similar properties are, elements with similar properties are repeated after certain regular intervals. Elements with similar properties are repeated after certain regular intervals. Element with similar properties are repeated after certain regular interval. इसी रेगुलर इंटरवल को पीरियड बोलते हैं ना, कि एक पीरियड के बाद रिपीट हुआ Li की प्रॉपर्टी सोडियम में, एक पीरियड के बाद रिपीट हुआ सोडियम की प्रॉपर्टी पोटेशियम में, एंड सो ऑन, ठीक है। तो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, जब आप एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के हिसाब से सजा दोगे, तब उनकी प्रॉपर्टीज एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होंगी। यही ऊपर लिखे कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है। यही मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था। और जब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे, या मोजले का लॉ, उसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं, इसको आप मेंडलीव लॉ बोल रहे हो, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ या सिंपली पीरियोडिक लॉ। पर जब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे, उसमें बस वेट की जगह नंबर आ जाएगा, बाकी पूरा स्टेटमेंट सेम रहेगा, ठीक है। ओके, चलो टेबल के बारे में बात करते हैं। लिखना, सब हेडिंग डालना, मेंडलीव के अंदर ही है अपन अभी, है ना। तो लिखेंगे सम कैरेक्टर, या हेडिंग मत डालो, ऐसी लाइन लिख लो, सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर, some characteristics of Mendeleev periodic table are, point wise लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखना, it consists of 9 vertical columns, it consists of 9 vertical columns, it consists of 9 vertical columns called groups, called groups, called groups, which were designated as, ग्रुप का नाम कैसा दिया उन्होंने, which was designated as 0, फिर रोमन नंबर चालू कर देना 1 2 टिल, कहां तक जाना पड़ेगा, 18 नहीं भैया, 8, 18 कहां से, 9 तो ग्रुप ही थे उनके, 18 तो आज वाले में जाएंगे ना, करंट जो टेबल है उसमें पूरे 18 है, 1 से लेके 18। यहां अपन बोल रहे टोटल 9 कॉलम्स है, तो रोमन नंबर 1 से रोमन नंबर 8 और एक 0 डेजिग्नेट। और अब आज का डेजिग्नेशन रोमन नंबर में नहीं है, कुछ कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, वरना मेंडलीव को लगेगा मेरा कॉपी कर रहा है, तो उन्होंने अरेबिक न्यूमरल्स यूज कर लिए, अरेबिक न्यूमरल्स, ठीक है। और उनके वही सब ग्रुप को अलग अलग ग्रुप में कर दिया, तो बोल दे नहीं मेरा तो अलग है, देख लो, ठीक है। हाँ, तो क्या लिखे, 9 वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप्स डेजिग्नेटेड एज दीज, ठीक है, and 7 horizontal rows, and 7 horizontal rows, 7 horizontal rows called periods,
called periods numbered from 1 to 7. Numbered from 1 to 7. Numbered from 1 to 7. ठीक है, एक पॉइंट और लिखना नीचे, सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 0, एक्सेप्ट फॉर ग्रुप्स 0 एंड 8, 8 रोमन वाला 8 लिखना है ना, क्योंकि ग्रुप को उन्होंने नंबरिंग रोमन नंबर में दी थी। तो एक्सेप्ट फॉर ग्रुप 0 एंड 8, comma, each group is further divided into, each group is further divided into, each group is further divided into 2 subgroups, 2 subgroups, ग्रुप के अंदर एक और डिवीजन, कुछ एलिमेंट्स यहां लिखे गए, कुछ एलिमेंट्स यहां लिखे गए, सब ग्रुप, सब ग्रुप को नाम दिया गया ए एंड बी, मतलब 6th ग्रुप के 2 पार्ट हो गए, ए एंड बी, इन्हीं को सब ग्रुप बोल रहे हैं। अलग से ऐसे कॉलम नहीं बनाया उन्होंने, है ना, पर उसी में लेफ्ट साइड और राइट साइड लिखा, एक ही कॉलम में लेफ्ट साइड और राइट साइड लिख करके 2 सब ग्रुप बना दिए, डेजिग्नेटेड एज ए एंड बी, लिख लीजिए, डेजिग्नेटेड एज ए एंड बी, लेफ्ट वाले को ए और राइट वाले को बी। ठीक है, फुल स्टॉप। एक पॉइंट और लिखना लास्ट, ग्रुप 8 कंटेन्स 9 एलिमेंट्स, ग्रुप 8 कंटेन्स 9 एलिमेंट्स, ग्रुप 8 कंटेन्स, अगेन 8 कौन सा, रोमन नंबर वाला, ग्रुप 8 कंटेन्स 9 एलिमेंट्स इन 3 सेट्स, इन 3 सेट्स, 3 एलिमेंट के 3 सेट, तो 9 हो गए ना, इन 3 सेट्स containing 3 elements each, containing 3 elements each, and group 0, and group 0, and group 0 has no subgroups, group 0 has no subgroups, but only one vertical column of inert gases, but only one vertical column of inert gases, जो कि उस समय खाली था, क्योंकि उनके समय भी inert gases नहीं थी, but one vertical column of inert gases। जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई कर रहे थे ना, तो उनके समय 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे, और आज की टेबल में 118 है। ठीक है, ओके। एक और अच्छी बात थी उनकी टेबल की कि ना, उन्होंने टेबल के ऊपर में, जैसे ये कॉलम है ना, इस कॉलम के ऊपर में ना, इस कॉलम में जो प्रेजेंट एलिमेंट है वो किस टाइप का ऑक्साइड बनाएंगे और किस टाइप का हाइड्राइड बनाएंगे, इनका जनरल फॉर्मूला भी लिखा हुआ था। जैसे हमको पता है ऑक्साइड कैसे बनाता है सोडियम, Na+O2 नेगेटिव, यानी कि Na2O। अब उस ग्रुप के सारे एलिमेंट इस टाइप का ही बनाएंगे, K2O, Li2O। सेकेंड ग्रुप में जो कैल्शियम वगैरह होते हैं, ये कैसा बनाते हैं, MgO, उसके नीचे CaO एंड सो ऑन। तो ये जनरल फॉर्मूला है, जो उस ग्रुप के सारे वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि सबकी वैलेंसी एक जैसी होती है, सब 2 पॉजिटिव वाले हैं, जो 2 नेगेटिव के साथ कैंसिल होकर के क्या बनाएंगे, 1 1 ही होगा दोनों। तो ये उन्होंने ऊपर ही लिख दिया था, RO, R2O, R2O3, जैसे Al2O3 बनता है। तो ये जनरल फॉर्मूला ना हर कॉलम के ऊपर लिखा हुआ था, जहां पे R का मतलब क्या है, इट इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट। R की जगह क्या आ जाएगा, एलिमेंट का सिंबल, R की जगह Al रख दो तो Al2O3 आ जाएगा। ऐसे पूरे ग्रुप के आप ऑक्साइड का फॉर्मूला बना सकते हो, बस आपको R की जगह उस एलिमेंट का सिंबल डालना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। और हाइड्राइड्स भी ऐसे ही, जैसे सोडियम हाइड्राइड NaH बनता है, हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव, मतलब H आपके दोनों होते हैं ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होता है हाइड्रोजन एज वेल एज इलेक्ट्रो नेगेटिव, मतलब आपने H+ भी पढ़ा है और H- भी होता है, H+ भी होता है और H, तो H+ को हाइड्रोजन आयन बोलते हो, H- को हाइड्राइड आयन बोलते हैं।
तो सोडियम हाइड्राइड आयन कैसे बनाएगा, हाइड्राइड क्या कंपाउंड कैसे बनाएगा, NaH। तो इसके सारे ग्रुप वाले ऐसे ही बनाएंगे, RH टाइप का। समझ गए क्या? तो ये एक और सिस्टमैटिक स्टडी हो गई थी उनकी टेबल की। तभी हम बोल रहे हैं कि इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा बाकी दोनों से बेटर है। ठीक है, ओके, चलिए सब हिंट डालना। एक सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं या फिर आप मेरिट लिख लो, एक ही मतलब है ना। सिग्निफिकेंस या मेरिट, अच्छी बातें क्या थी इनकी टेबल की, सिग्निफिकेंस या मेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पॉइंट लिखना, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। हाइफन डाल के 2 लाइन लिखो इसके लिए। He simplified and systematized. He simplified and systematized. He simplified and simplified and systematized. System पूरा लिखना, फिर ATIZED. Systematized the study of elements and their compounds. Compounds दो तो बता ही दिए उन्होंने, ऑक्साइड और हाइड्राइड। Study of the elements and their compounds. सेकेंड मेरिट लिखना, सेकेंड मेरिट या सिग्निफिकेंस, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। हाइफन डाल के लिखना, while arranging the elements, while arranging the elements, while arranging the elements, comma, Mendeleev left some blank spaces, Mendeleev left some blank spaces या gaps which represented unknown elements, which represented unknown elements। उनके समय डिस्कवर्ड नहीं थे, तभी उनके लिए अननोन है। which represented unknown elements। full stop। he predicted the properties of these unknown elements, he predicted the properties of these unknown elements, he predicted the properties of these unknown elements on the basis of their position। He predicted the properties of unknown elements, मतलब एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ पर उसकी प्रॉपर्टी पहले से डिस्कवर्ड थी, उसकी पोजीशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उन्होंने जगह छोड़ी थी सिलिकॉन के नीचे, तो जो भी एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी। तो प्रॉपर्टी पहले से पता है, बट अभी तक एलिमेंट नहीं आया है। समझ रहे हैं क्या? तो ही क्या लिखे, ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टी ऑफ द अननोन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन एंड नेम्ड देम, and named them, and named them, and named them according to the element, according to the element above that, above that position, above that position। एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल, he named Eka aluminium, he named Eka EKA, हाइफन डाल के एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, he named Eka aluminium and Eka silicon, and Eka silicon, which were unknown at that time, which were unknown at that time, full stop। later when gallium was discovered,
later when gallium was discovered, it took the place of eka aluminium. It took the place of eka aluminium. It took the place of eka aluminium. Similarly, germanium took the place of eka silicon. Similarly, germanium took the place of eka silicon. eka silicon. एंड लास्ट पॉइंट लिखना मेरिट में. अब इनके पहले के तो अपन सीधा ड्रॉबैक पढ़े, कुछ मेरिट नहीं पढ़े, है ना. इनके 3 मेरिट है, ड्रॉबैक्स भी है इनके, है ना. थर्ड लिखेंगे करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास. करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास. करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मास. हाइफन डाल के लिखेंगे ही हेल्प्ड इन करेक्टिंग. ही हेल्प्ड इन करेक्टिंग. He helped in correcting the doubtful atomic weights of some elements. He helped in correcting the doubtful atomic weights of some elements. Example लिखते, for example, beryllium was assigned a weight of 13.5. पहले उसका वेट 13.5 असाइन था, पर आज हम क्या पढ़ते हैं 9, है ना. द बेरिलियम वाज असाइन्ड अ वेट ऑफ 13.5. तो उसके अकॉर्डिंग ये कहां पे प्लेस होना चाहिए. कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है मास. तो बेरिलियम इनके बीच में आ रहा था जब वो अरेंज कर रहे थे. तो प्रॉपर्टी के हिसाब से यहां नहीं आना चाहिए था बेरिलियम को. तब उनको डाउट हुआ कि यार शायद बेरिलियम का मास गलत ना हो. तो फिर से कैलकुलेट करने में पता चला कि इसका मास गलत था. और इसका मास अभी अपन क्या पढ़ते हैं 9. ठीक है. तो क्या लिखे, द मास ऑफ बेरिलियम वाज असाइन्ड एट 13.5 full stop, according to which it should be placed between it should be placed between C and N, carbon and nitrogen. C and N full stop. But no vacant space was available. Between C and N. Full stop. Last line. Later on, its mass was corrected to 9. Later on, its mass was corrected to 9. नेक्स्ट हैंड डाल के छोड़ देना. डिफेक्ट्स, ये तो मेरिट्स हो गए. अब डीमेरिट्स लिखेंगे नेक्स्ट क्लास में. डीमेरिट्स या डिफेक्ट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. अब डिफेक्ट के बाद फिर हम जाएंगे जो आज टेबल पढ़ रहे हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें, है ना. डिफेक्ट्स पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, चलो, थैंक यू.